ओके, हमने ये पढ़ा था अगर सेंटर ऑफ मास दैट इज m टोटल और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन f एक्सटर्नल, अगर x एक्सटर्नल 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, बट a1 a2 a3 में नोट भी 0 है ना, में नोट भी 0। फिर हमने इसी को आगे एक्सटेंड करा और हमने पढ़ाया कि डेल्टा VCOM अपॉन डेल्टा T होता है। तो हम कहते हैं कि डेल्टा VCOM अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। बट पार्टिकल V1 V2 V3 में नोट भी कांस्टेंट। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास में बी इन मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये मे भी क्यों लगा रहे हैं, ये डिपेंड करता है इनिशियल फोर्स लगने, मतलब इनिशियली कैसा था। मतलब अगर आप कहते हैं कि एक नाव है और नाव पर एक बंदा यहां खड़ा हुआ है, तो इस पूरे का सेंटर ऑफ, इसका सेंटर ऑफ मास यहां हो गया, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास हो गया यहां। तो इनिशियली ये क्या है, रेस्ट पर है। इनिशियली अगर रेस्ट पर है, इफ इनिशियली center of mass of system is at rest, it will remain at rest। इसीलिए मे का यूज करा है। और अगर वो इनिशियली 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो if initially it is moving with some speed, it will keep moving with the same speed। यहां हमने बात करी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था। अगर आप डेल्टा VCOM कांस्टेंट मानते हो, यानी कि डेल्टा RCOM अपॉन डेल्टा T, यानी कि डेल्टा RCOM कांस्टेंट होगा, VCOM, अच्छा ये 0 है, सॉरी, इसको मैं आगे लिखूं कि अगर ये आपका 0 है तो चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0, यानी कि RCOM विल बी कांस्टेंट। ये 0 है, ओके सॉरी VCOM लिखो ना यहां पे, इज कांस्टेंट, यानी कि अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कांस्टेंट है, यानी कि चेंज कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यह नहीं कि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंज एट कांस्टेंट रेट, यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कांस्टेंट रेट से चेंज हो सकती है। बट इफ इनिशियली इट इज एट रेस्ट, अब 0 भी कांस्टेंट है, अगर स्टार्टिंग में उसकी 0 है तो आगे भी क्या रहेगी, 0। इट विल बी एट रेस्ट। अब जैसे यहां हमने करा था एग्जांपल में कि एक बालक यहां था, नाव यहां थी, प्लैंक यहां था,
और सेंटर ऑफ मास इसका हमने माना यहां, तो उसके बाद में ये घूम करके उधर चला जाएगा, बट इसका सेंटर ऑफ मास यही रहेगा इसके यहां आने के बावजूद। क्यों? क्योंकि इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो फाइनली भी ये रेस्ट पर ही था। एक बार क्वेश्चन दोबारा खोल करके देखो, उसमें जो थ्योरी हमने लिखी थी वो यही थी। चलिए, अच्छा ये लिखना चाहो तो लिख लो, हालांकि पहले भी करा चुका हूं। तो ये सिर्फ एक पॉइंट मेरा मिस हो गया था कि इनिशियल अगर रेस्ट पर है तो ही रेस्ट पे होगा, अगर इनिशियल मोशन में है तो इट विल रिमेन इन मोशन। इसीलिए मैंने बोला है अगर वो स्टार्टिंग में मोशन में है इसलिए पोजीशन भी चेंज हो सकती है, यहां इसलिए नहीं चेंज हुई क्योंकि स्टार्टिंग में ये भी कांस्टेंट था। सपोज करो इस पे लहरें चल रही होती, तो पूरा का पूरा सिस्टम आगे जा रहा होता 3 मीटर पर सेकंड से, फिर इसके चलने पर ये सेंटर ऑफ मास 3 मीटर पर सेकंड से ही जा रहा होता, चेंज नहीं करता। तो वो वाली बात कह रहा हूं मैं, इनिशियल जो स्पीड है वही मेंटेन करता है। तो रोटेशन का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। हालांकि ये चीज मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, यहां पे फिर से रिपीट करूंगा। 2D में पढ़ाया था लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में फिजिकल क्वांटिटी का एनालॉग क्या होता है। यहां हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। इधर जो वर्ड होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां हम बात करते हैं वेलोसिटी या स्पीड, यहां हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। यहां हम बात करते हैं एक्सेलरेशन, यहां हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। यहां हम बात करते हैं फोर्स, यहां हम बात करते हैं टॉर्क, यहां हम बात करते हैं मास, यहां हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां हम बात करते हैं मोमेंटम, यहां हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहां हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां हम बात करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m की जगह I, v की जगह ओमेगा। यहां हम बात करते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां हम बात करते हैं फाइनल एंगुलर स्पीड इनिशियल एंगुलर स्पीड प्लस अल्फा t। यहां हम बात करते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। यहां हम बात करते हैं फाइनल डिस्प्लेसमेंट इनिशियल अच्छा उससे नहीं करा ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा t²। यहां हम बात करते हैं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। यहां हम बात करते हैं फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा थीटा। और इन दोनों को मिलाने वाली कुछ क्वांटिटीज और हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, L इज इक्वल टू r क्रॉस p, A इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। यहां मोमेंटम होता है m इंटू वी, यहां एंगुलर मोमेंटम होता है I इंटू ओमेगा। ये एनालॉजी है। इसके बाद हम टॉर्क पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए समझते हैं टॉर्क। अच्छे से समझना, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये।
ना आधों को तो हवा में रहता है ये कॉन्सेप्ट। फिर लिखे टॉर्क, टाउ, इस सिंबल से बताते हैं इसको, टाउ। लिखे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। अगर ऐसा फोर्स लग रहा है जो घुमा रहा है तो हम बोलते हैं कि क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। चलिए, और टॉर्क बेसिकली क्या होता है, सही बोल रहा था ना। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज है ये कि ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इसको, या कोई भी फिक्स पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। शुगर है, ध्यान से समझना, फिर एग्जांपल्स कराएंगे तो और क्लियर होगा ये। सपोज करो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, जिसपे आपने इस तरह से फोर्स लगा दिया। ये है मेरे पास रेफरेंस पॉइंट और इसका पोजीशन वेक्टर है, ये रहा R, और ये एंगल है थीटा। पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का एंगल। यही होता है टॉर्क, और ये भी क्या होगा, थीटा। तो अगर मैं इसको निकालूं मैग्नीट्यूड, तो ये होगा आर एफ साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाइज, यानी कि आर साइन थीटा इंटू एफ। अब ये आर साइन थीटा क्या है, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा आर कॉस थीटा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। तो ये फोर्स जो लग रहा है इसको हम बोलेंगे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी उस रेफरेंस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर साइन थीटा। व्हाट इज आर साइन थीटा, आर परपेंडिकुलर अपॉन एफ। कि ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले यूज करने हैं हमें। कभी कभी जो इजी लग जाए, जो इजीली उसमें दिख रहा है आपको, जो इजीली आइडेंटिफाइड हो वो लगा दो। या तो आर क्रॉस एफ लगाइए, बट यहां पे यह याद रखना कि अगर आर वेक्टर ऐसा है, एफ ऐसा है, और आपसे बोलूं ये थीटा है, तो आर और एफ के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा नहीं होगा, ये होगा आपके पास ये वाला 180 माइनस थीटा। तो यहां होगा आर एफ साइन 180 माइनस थीटा। बताया था ना, दो वेक्टर के बीच का एंगल कब काउंट होता है, जब दोनों की टेन जुड़ी होती है। इसको थोड़ा सा आगे खिसका कर ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको एंगल के चक्कर में नहीं पड़ना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो भी दिया हो। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिए, ये दो फॉर्मूले यूज होंगे हमारे पास।
मुझे एक चीज बताइए, अगर ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होती है बेटा? कैसे निकालते हैं ये? अच्छा, और ए प्लस बी की डायरेक्शन? तो मतलब ये कि डायरेक्शन बताओ ना, फॉर्मूला थोड़ा पूछा है। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकलती है? सीधी सी बात, ए प्लस बी को तो पता है आपको, ए स्क्वायर प्लस वो जो tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए, अगर ए से एंगल निकालना है। बट ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकलती है यश? याद करो। हाँ भाई, दोनों में से कौन बताएगा? अर्नव? एग्जैक्टली, राइट हैंड थंब रूल से। आपको याद होगा ए क्रॉस बी अगर निकालना है तो राइट हैंड से पहले वाले वेक्टर से दूसरे वाले वेक्टर की तरफ उंगली घुमाइए, तो खिंचा हुआ अंगूठा ए क्रॉस बी को बताता है, यानी कि इस केस में परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब यहां देखिए आर कहां है, ये रहा आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ, एफ की तरफ घुमाओगे तो ये कहां है, बाहर की तरफ, यानी कि यहां मैं लिख दूंगा एन कैप, और एन कैप क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर मैं यहां, बस यही तो था, ए प्लस बी थोड़ा बताता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएगा ही नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। सब भूल गए? वेक्टर वाला लेक्चर अभी भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है भाई, एक बार जाके देख लेना। ए प्लस बी की डायरेक्शन बोलता है तो मैं कह देता ऐसे निकलती है, वो ए प्लस बी की डायरेक्शन, ये ए क्रॉस बी है, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए ये कोई रॉड है, मैंने यहां पर फोर्स लगाया है F, ये डिस्टेंस है L, और ये पॉइंट है फिक्स है, तो ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, तो टॉर्क अबाउट फिक्स पॉइंट वही आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, कितना होगा? बताइए टॉर्क कितना है? ये आपका रेफरेंस पॉइंट है। अब मैं इसको दो तरीके से करता हूं। पहला, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। आर वेक्टर ये है, एफ ये है, तो दोनों के बीच का एंगल है 53, और 53 के लिए मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर कहीं भी 53 का एंगल हो, ये 5 है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो साइन 53 कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर हो गया आपके पास 5, एफ हो गया 10, और ये हो गया 4/3। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 5, 40 न्यूटन इंटू मीटर परपेंडिकुलर, आर से एफ की तरफ करोगे तो इनवर्ड। ये सिंपल। दूसरा, आप लाइन ऑफ एक्शन देख लीजिए, इसका कहां जा रहा है, ये जा रहा है, तो यानी कि ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये 53 है तो ये भी क्या हो गया 53,
ये 5 है तो ये क्या हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आर परपेंडिकुलर ये आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, कहां से, रेफरेंस पॉइंट से, तो यहां से हो गया 4, एफ कितना है 10, 40 न्यूटन इंटू मीटर, खत्म। डायरेक्शन तो वैसे निकलेगी जैसे अभी तक निकलती आई है, परपेंडिकुलर इनवर्ड। इजी है, कोई टफ क्वेश्चन में नहीं गिनती होती इसकी। हाँ यहां से तो यही बनते हैं, बट क्वेश्चन अलग लेवल है, अभी वो वहां तक पहुंचेंगे, पहले ये बेसिक समझ लीजिए। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब हम पढ़ेंगे तब हमारे पास टॉर्क के क्वेश्चन खूब आएंगे। अगला करते हैं, नेट टॉर्क बताइए इसमें, एक एक करके करते हैं। मैंने माना ये 1, ये 2, ये 3, तीनों के कारण टॉर्क आएगा, तो नेट टॉर्क होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3। अब टॉर्क 1 कैसे निकलेगा, अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है 10, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो सिंपल में कर दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ, 3 इंटू 10 यानी कि 30, ये हो गया टॉर्क। अब मैं इसकी डायरेक्शन निकालता हूं, आर है मेरे पास इधर, तो आर से एफ की तरफ जाऊंगा तो नीचे घूमेगा यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि माइनस के कैप। अब मैं निकालता हूं टॉर्क 2 यानी कि इसका, अब इसकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही दे रखी है आपको 2, तो सिंपल कर दूंगा, टू इंटू 5 यानी कि 10। अब आर किधर है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इंटू एफ यानी कि बाहर, यानी कि के कैप। तीसरा ये रहा आर। अब इसकी मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ जाएगी, तो मैं सिंपल आर क्रॉस एफ से गेम खेलूंगा। अब निकाल वो भी सकता हूं मैं, तो आर कितना है 10, एफ कितना है 10 साइन थीटा, थीटा कितना है इसमें 37। अब साइन 37 क्या होता है, अगर ये 53 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 37, तो साइन 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। $150 है, बोलो क्यों, ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसकी यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये अगर ये 5 है, ये 53 है, तो ये 3 होना ही होना है। एक सेकेंड वही देख रहा था, 60। और डायरेक्शन के लिए आर है इधर की तरफ, एफ नीचे की तरफ, तो बाहर की तरफ के कैप। अब नेट आप जोड़ दीजिए,
30 माइनस के कैप, 10 के कैप, 60 के कैप, 40 के कैप। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर एक चीज और समझाता हूं। डन। अब देखिए बेसिकली आपने करा क्या है, इस वाले टॉर्क को इन दो से माइनस कर दिया है। देखते हैं क्यों हुआ ये। अगर आप इसकी बात करें तो ये सिस्टम को किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। अगर आप इसकी बात करें तो इस सिस्टम को किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप इसकी बात करें तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर फोर्स लगाएगा और एक नीचे लगाएगा। इसके कारण टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन पर आ गया। ये इसको घुमाएगा तो ये इसको घुमाएगा, तो ये भी कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि दो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इन दोनों को जोड़ करके क्लॉकवाइज वे से माइनस करना है, सिंपल सी बात। तो ये आपने एंटी क्लॉकवाइज वाला, ये आपने एंटी क्लॉकवाइज वाला, और इसमें से माइनस कर दिया क्लॉकवाइज वाला। तो रिजल्टेंट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूम जाएगा इस तरह से। अगर मैं यहां पे कोई पहिया लगा दूं इस तरह से ये समझिए, तो जब ये पहिया लगेगा और इस पहिए को मैं फोर्स लगा करके घुमा रहा हूं, एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, एक ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, और एक ऐसा लगा रहा हूं, तो ये तो उतना नहीं घुमा पाएगा जितना ये दोनों घुमा देंगे इस तरह से। क्लॉकवाइज वाला ज्यादा होता है सब। उल्टी बातें करता सर, ज्यादा हुआ तो वाला जाता जो भी आता। ठीक है, तो ये है आपके पास टॉर्क का कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन मैं और करा सकता हूं आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए, वो भी लिख लीजिए, होमवर्क के लिए लिख लीजिए, देखते हैं कितने लोग उसको दिमाग से कर पाएंगे। चलो नया टॉपिक शुरू नहीं करा पाऊंगा, यही वाला कर लो, फिर क्वेश्चन कर लीजिए। अब आप टॉर्क के क्वेश्चन करने के लिए आजाद है। क्वेश्चन मेरे पास कुछ इस तरह का है, थोड़ा अलग है, और 11th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी लगेगा आपको। यहां एक फोर्स लग रहा है 3i कैप प्लस 4j कैप, और ये फोर्स जहां लग रहा है उसके कोऑर्डिनेट हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं इस रेफरेंस ओरिजिन के हिसाब से 5 और 6, और यहां पर एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1 और 2। फाइंड टॉर्क अबाउट A के अबाउट टॉर्क बताइए। चलिए, गलत मत करना, ध्यान से करना, मुझे सही आंसर चाहिए। मुझे किसके अबाउट निकालना है, इसके या ए के? ए के अबाउट निकालना। और कोऑर्डिनेट किसके अबाउट दिए जाते हैं, इसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। आगे तो बेसिकली मुझे टॉर्क निकालना है, तो मुझे दो चीजों की जरूरत है, आर क्रॉस एफ। एफ मुझे दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, मुझे निकालना है आर। ये आर क्या है, पोजीशन वेक्टर। किसका, फोर्स का। कहां से, रेफरेंस पॉइंट, जहां से पूछा है हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट ये रहा, तो यहां से इसका पोजीशन वेक्टर आर कैप। अब आर कैप मैं तब कर पाऊंगा जब मुझे इसका ये एक्स पता हो और ये वाई पता हो। अगर ये यहां से आप बात करोगे तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है 1 मीटर और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 मीटर, और यहां से बात करोगे तो ये पूरा का पूरा वाई कोऑर्डिनेट कितना है 6, ये कितना है, तो ये कितना हो गया, और इसके लिए पूरा एक्स कोऑर्डिनेट बोलोगे तो कितना आएगा 5, जिसमें से ये कितना है, ये 1 है तो ये कितना हो गया 4, तो ये भी कितना हो गया
4, यानी कि यहां पर r हो गया मेरे पास 4i कैप प्लस 4j कैप। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। पहले आई कैप क्या कर दो, आई जे के, 4 3 12, आई क्रॉस आई 0, 4 प्लस 4 16, आई जे के कैप। अब इसका करो 4 और 3 12, जे आई उल्टा जा रहा है माइनस के कैप, 4 और 4 16, जे डॉट जे 0। इनको सोल्व करोगे तो 4 के कैप आएगा अर्नव जी। हाँ सर, मैंने वो एफ क्रॉस आर निकाल दिया था। चले